नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस चैनल WOP में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर वी शर्मा। आज आपको शास्त्री द्वितीय वर्ष का अध्याय भारतीय संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम हमने पढ़े हैं। उपागम में हमने परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम का पूरा विश्लेषण हमने अध्ययन किया। दूसरे अध्याय में हमने भारतीय राज्य के स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास किया, जिसमें उदारवादी दृष्टिकोण के आधार पर किस प्रकार से हमारा भारतीय राज्य का स्वरूप है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर किस प्रकार से हमारे भारतीय राज्य का स्वरूप है और गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर किस प्रकार का भारतीय राज्य का स्वरूप है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारतीय संविधान में किस प्रकार से कौन कौन सी संवैधानिक व्यवस्थाएं रखी गई हैं, निर्माण किया गया है, बनाया गया है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है वो बिंदु इस प्रकार है। भारतीय संविधान सभा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा की रचना और उसकी प्रकृति, संविधान का निर्माण, संवैधानिक व्यवस्थाएं, संविधान के प्रमुख लक्षण, भारतीय संविधान का तत्वज्ञान, राज्य व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है और भारतीय गणतंत्र के आधारभूत लक्ष्य अथवा आदर्श क्या है, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गांधीवाद का प्रभाव और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समक्ष चुनौतियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी बिंदुओं पर हम स्पष्टीकरण करेंगे। अब हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों कि संविधान होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं। वे लिखित और अलिखित नियम, वे लिखित और अलिखित नियम एवं विधियां जो शासन के स्वरूप, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उन सामान्य नियमों को स्पष्ट करे जिनके अनुसार शासन का संचालन होता है। तो विद्यार्थियों, क्या समझ में आया कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा प्रशासन जिसमें कुछ ऐसे नियम लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, अलिखित हैं और लिखित हैं, वे सभी कानून किसको संचालित करते हैं? शासन को संचालित करते हैं कि किस प्रकार से शासन चलाया जाएगा, किन नियमों के आधार पर चलाया जाएगा, किन कानूनों के आधार पर चलाया जाएगा। ऐसा एक व्यवस्था जो है वो संविधान कहलाती है और उस व्यवस्था को लिखित में करेंगे तो वो एक दस्तावेज हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक पुस्तक हो जाती है जिसमें वह सभी चीजें लिखी होती हैं। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसे कहा जाता है लिखित संविधान। अलिखित संविधान से क्या मतलब है? जिसमें लिखा है ना अलिखित और नियम और विधियां। अलिखित संविधान से मतलब यह है कि ऐसा कोई देश या ऐसी कोई व्यवस्था जहां पर परंपराओं के आधार पर, रीतियों के आधार पर शासन का संचालन किया जाता है और कुछ कानूनी निर्णय, कानूनी दस्तावेज ऐसे होते हैं जो बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं, उनके आधार पर देश का संचालन होता है, शासन का संचालन होता है, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम बात करें, वैश्विक जगत में हम बात करें, तो सभी देशों के संविधान लिखित संविधान है। चाहे वो एक से अधिक बार परिवर्तित हुए हो, पूरी तरह पूर्ण से परिवर्तित हुए हो, लेकिन सभी लिखित हैं। लेकिन ब्रिटेन के संविधान के लिए, ब्रिटेन का संविधान, इसी को हम इंग्लैंड का संविधान भी कहते हैं, इंग्लैंड का संविधान, ये संविधान अलिखित है। यह परंपराओं और रीतियों के आधार पर बना हुआ है, लेकिन इनकी परंपराएं और रीतियां हैं वो कहीं ना कहीं लिखित अवश्य हैं, लेकिन पूर्णतः व्यवस्थित नहीं है, इसलिए उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, समझ में आया कि संविधान किसे कहा गया? संविधान कहा गया वे लिखित और अलिखित नियम
अथवा विधियां विधियां यानी कानून, जो शासन के स्वरूप सरकार के विभिन्न अंग कौन से हो गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उन सामान्य नियमों को स्पष्ट करें और जिनके अनुसार शासन का संचालन होता है। सामान्यतः संविधान में निम्न तथ्य विदित होते हैं। कौन कौन से तथ्य होते हैं? सरकार के विभिन्न अंगों की रचना किस तरह की होगी, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये अंग है ना, इनकी इनकी संरचना या रचना किस प्रकार से होगी, किन नियमों के अनुसार शासन व्यवस्था चलेगी, सरकार किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और किन शक्तियों का नहीं कर सकती है, जनता के कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनका सरकार हनन नहीं कर सकती, नागरिकों के स्वयं अपने प्रति, औरों के प्रति और राज्यों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, ये सभी संविधान में शामिल होते हैं। प्राचीन काल से लोग लिखित संविधान से अपरिचित थे और विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लिखित संविधान के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तु के बारे में हमने काफी सुना है। उन्होंने अपने युग के कम से कम या हम कहें अधिक से अधिक 158 गणराज्यों के संविधानों का विश्लेषण किया, उसका अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने अपना एक नया संविधान, एक नई व्यवस्था, एक नई संरचना को प्रस्तुत किया। आधुनिक युग में लिखित संविधान की परंपरा डालने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। 1778 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसने अमेरिका का संविधान बनाया। फ्रांस का पहला लिखित संविधान 1791 में बना, 1791 में। इसके पश्चात स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन आदि विभिन्न देशों में लिखित संविधान की रचना की गई। 1917 में रूसी क्रांति के बाद सोवियत नेताओं ने अपने देश के लिए एक संविधान बनाया और जर्मनी में भी प्रथम महायुद्ध के बाद एक नया संविधान बना। भारत में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई और ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम प्रकाश डालते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही यह विदित था कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया संविधान भारतीय जनता की आकांक्षाओं यानी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार नहीं अपितु भारतीय जनता के चुने हुए ही प्रतिनिधि करेंगे। ऐसा सभी को विदित था कि हमें ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया संविधान बिल्कुल भी मान्य नहीं है, इसलिए भारतीय जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही बनाया जाए, ऐसा उनका विश्वास था। गांधी जी ने के शब्दों में स्वराज्य का अर्थ होता है जनप्रतिनिधियों द्वारा कायम की गई एक ऐसी व्यवस्था जो जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल हो। मतलब क्या मतलब हुआ स्वराज्य का? स्वराज्य का मतलब है ऐसा राज्य जो हमारा स्वयं का राज्य है, जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जो जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल हो, उनकी इच्छाओं के अनुकूल हो और उनकी इच्छाओं को पूरा करे। 1917 में भारत में मंत्री मार्टिन ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना है। मतलब ब्रिटिश सरकार जो है वो ये करना चाहती है कि वह उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। परंतु 1990 के भारत शासन अधिनियम और उसकी कार्यशैली से भारतीयों को बड़ा आघात पहुंचा और 1922 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से यह लिखा कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद से उपहार स्वरूप नहीं मिलेगा। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1928 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारत के भावी उसने संविधान के निर्माण का फैसला किया। संविधान की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व मोतीलाल नेहरू जी को प्रदान किया गया। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को यह कार्यभार सौंपा गया। समिति के अन्य सदस्य थे सर अली इमाम, सर तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस। इस समिति की रिपोर्ट जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से विख्यात है, संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम बताया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई थी,
निर्मित की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें हम आंसर में हम जवाहरलाल नेहरू जी का ही नाम लिखते हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। आपको मोतीलाल नेहरू जी का ही नाम इसमें लिखना होगा। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या थी ये देखते हैं हम। देशी रियासतों और भारत के ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 सीटें दी जाएं और प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की जाएं। संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया जाए तथा केंद्र में गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नर संवैधानिक अध्यक्ष के नाते कार्य करेंगे। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन अत्यंत उत्तेजक वातावरण में संपन्न हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। उसके बाद संविधान सभा की स्थापना कांग्रेस की एक प्रमुख मांग बन गई, जिसमें कि हमें संविधान का निर्माण करने का कार्य संभालना था। 1935 में जब भारत शासन अधिनियम को अंतिम रूप दिया जा रहा था, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग पर बहुत जोर शोर से इसको बुलंद किया। स्वराज्य पार्टी ने अपने प्रस्ताव में कहा, हमारी पार्टी अन्य राष्ट्रों की भांति भारत के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करती है। इस अधिकार को लागू करने के लिए यह जरूरी है कि संविधान सभा का गठन किया जाए और जिसमें प्रत्येक वर्ग में दल के प्रतिनिधि होने चाहिए। महात्मा गांधी ने राज्य पार्टी के प्रस्ताव का स्वागत किया और 1936 के अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आशय का एक लंबा प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता केवल उस संविधान को स्वीकार करेगी जिसे उसने स्वयं बनाया है। संवैधानिक गतिरोध क्या उत्पन्न हुए? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में जो चुनाव हुए, उनमें भारत के 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, लेकिन ये सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश शासन के रवैये से रुष्ट होकर अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र भी दे दिया। कांग्रेस सरकार के त्यागपत्र के बाद एक बार फिर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया और इस गतिरोध को दूर करने के लिए 1940 और उसके बाद फिर 1945 में गवर्नर जनरल ने यह प्रस्ताव पास किया कि वे अपने कार्य परिषद का विस्तार करने को तैयार हैं, ताकि उसमें और अधिक भारतीयों को स्थान दिया जाए। मतलब वे चाहते थे कि कार्य परिषद में उनके कार्य परिषद में उनके कार्यों को और अधिक विस्तृत किया जाए, विस्तार किया जाए, जिससे कि भारतीयों को उसमें सहभागिता दर्ज हो सके, उसमें उनको स्थान मिल सके। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के भावी संविधान की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा, परंतु इन सुझावों के बावजूद संवैधानिक गतिरोध दूर नहीं हो सका। कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा और इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रिय छात्रों, आप इसमें पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे, तो आपको इनका नाम लिखना होगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत की राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था और प्रमुख राजनीतिक दलों और वर्गों से भेंट करने के बाद मिशन ने अपने सुझावों की घोषणा भी की। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान बनाए जाने की मांग को नामंजूर कर दिया। उन्होंने देश के भावी संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना का सुझाव रखा और यह स्पष्ट कर दिया कि नए संविधान के अंतर्गत भारत में संघीय सरकार की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के नियंत्रण में केवल 3 विषय आए: प्रतिरक्षा, संचार साधन और वैदेशिक मामले, और शेष सभी विषयों का प्रबंध देशी रियासतों और प्रांत करेंगे, जो केंद्र के नियंत्रण से काफी सीमा तक स्वतंत्र होंगे। कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा था कि जब एक नया संविधान लागू होगा तो एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि होंगे, और यह अंतरिम सरकार तब तक कार्य करेगी जब तक कि नया संविधान बन नहीं जाता है और चुनावों के माध्यम से सरकार का गठन नहीं हो जाता है। तो यह अंतरिम सरकार तब तक कार्य करेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार क्या थी, इससे क्या अभिप्राय था। तो आप बताएंगे कि प्रमुख दलों से प्रतिनिधियों को लेकर के एक ऐसी सरकार बनाई गई जो कि उस समय तक कार्य करती
जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं हो जाता और प्रथम आम चुनाव नहीं हो जाते। कैबिनेट मिशन योजना के कई दोष गिनाए जा सकते हैं, पर उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने उसे स्वीकार कर लिया और जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया और 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज के दिन मुझे अमेरिका की उस संविधान सभा की याद आ रही है जिसने उस देश को महान राष्ट्र बनाया। मेरा ध्यान 150 वर्ष पूर्व की फ्रेंच राज्य क्रांति और उस संविधान की ओर भी जाता है जिसका सम्मेलन पेरिस जैसे भव्य और सुंदर नगर में हुआ था। वह नगर जिसने स्वाधीनता की बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। मैं हाल ही कि उस क्रांति के बारे में भी सोच रहा हूँ जो रूस में हुई। हमारा ध्यान इन देशों की और इसलिए जाता है ताकि हम उनकी सफलताओं से शिक्षा ले सकें और उनकी विफलताओं से बचें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में ये समझने का प्रयास किया कि संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमने प्रकाश डाला जिसमें नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा और सैद्धांतिक गतिरोध के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और कैबिनेट में मिशन के सुझावों के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत जो जो हमने बिंदुओं का अध्ययन किया उसके आधार पर हमने कुछ प्रमुख प्रश्नों का निर्माण किया है। पहला प्रश्न बनता है, संविधान क्या है, इसका क्या अभिप्राय है। अरस्तु ने कितने नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया। लिखित संविधान की परंपरा सबसे पहले किस देश के द्वारा डाली गई। अमेरिकी संविधान के निर्माण के लिए कहाँ सम्मेलन बुलाया गया। अलिखित संविधान किस देश में है। स्वराज्य का अर्थ बताइए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में बनाई गई। और इसमें आप दो प्रश्न यह भी जोड़ सकते हैं कि अलिखित संविधान किसे कहते हैं और लिखित संविधान किसे कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप बार बार सुने और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और किसी प्रकार की भी आपको रुकावट आती है, डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में। धन्यवाद।